हेलो स्टूडेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रीवियस लेक्चर सीरीज में हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस में एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ। और उसमें हम लोग देख रहे थे कि नेशनल असेंबली में एक लॉन्ग डिबेट चला था स्लेवरी को इंड करने के लिए। सो ये जो डिस्कशन था नेशनल असेंबली में, फ्रांस के नेशनल असेंबली में चल रहा था, डिस्कशन यह था कि फ्रांस के जितने भी कॉलोनीज हैं तो उन कॉलोनीज में जितने सिटीजन हैं वो फ्रांस के क्या है, सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट मतलब वैसे सिटीजन जो किसी अदर कंट्री या अदर पर्सन के कंट्रोल में होते हैं। प्रजा, जिसको राजा और प्रजा, राजा है तो उसके अंडर में जितनी भी पब्लिक उसको प्रजा कहते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन था कि जितने भी फ्रेंच सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज, उन्हें राइट, जो मैन को राइट दिया गया था, जो फ्रेंच मैन को राइट दिया गया था वहाँ पे बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन आफ्टर दिस लॉन्ग डिबेट कोई भी लॉ पास नहीं किया गया, कोई भी लॉ पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी वो डर रही थी कि जो बिजनेसमैन है वो अपोज करेंगे। क्यों बिजनेसमैन क्यों अपोज करते? बिकॉज जो भी डिसीजन था, जो भी बिजनेसमैन के जो बिजनेसमैन थे उनका टोटल बिजनेस स्लेव के ऊपर ही चल रहा था, स्लेव पे ही डिपेंड था। वो स्लेव से ही प्लांटेशन करवाते थे, वर्क कराते थे और उनके ऊपर उनका बिजनेस चलता था। दैट्स वाई वो लोग अपोज करते, इसलिए नेशनल असेंबली कोई लॉ पास नहीं कर पाई। जो जैकोबिन रिजीम है 1794 में उसने फाइनली ऑल फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को एबोलिश कर दिया। लेकिन आफ्टर 10 ईयर स्लेवरी एबोलिश करने के 10 साल बाद, यानी कि 1804, जो कि नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट आया था या जिसको सिविल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। जो प्लांटेशन ऑनर है, रीइंट्रोड्यूस करने के बाद जो प्लांटेशन ऑनर थे उनको लगा कि यार ये लोग जो अफ्रीकन स्लेव हैं जिनको हमने इनस्लेव किया है उनके भी तो ह्यूमन राइट हैं। उनके अंदर थोड़ी सी भी दया की भावना उनके अंदर आने लगी। वो लोग भी ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिए। और फाइनली जो प्लांटेशन ऑनर हैं उन्होंने जो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, उसको छोड़ दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और स्लेव वगैरह को फ्रीडम दे दिया। और इस तरह से फाइनली 1848 में टोटल फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया। ओके, ये था एंड ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। उसके बाद आता है एवरीडे लाइफ में रिवॉल्यूशन जो है कैसा रहा, डे टू डे लाइफ में रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। After the storming of Bastille in the summer of 1789, one important law that came into effect was abolition of censorship. Abolition of censorship मतलब जो बुक पब्लिश करना था, न्यूज़पेपर थे, इन सभी के ऊपर जो है बैन लगाया गया था, उसको हटा दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स यानी ह्यूमन राइट्स वगैरह, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड, यानी कि मैन एंड वोमेन सिटीजन के जो ह्यूमन राइट्स है उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट हो गया। न्यूज़पेपर, पंपलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर, टाउन, ठीक है ना, फ्लडेड टू द टाउन्स ऑफ फ्रांस एंड वेयर they traveled rapidly into the countryside and described as a discussed event, changes taking place in France। ये सभी डिस्कस होना शुरू हो गया। Plays, song, festive procession attracted large number of people, which was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty और justice। ये सभी जो है डिस्कस किया जाने लगा। तो ये डे टू डे लाइफ में चेंजेज आया आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं राइज ऑफ नेपोलियन किस तरह से राइज किया। आफ्टर एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर, यानी जब रोबेस्पियर का शासन काल खत्म हो गया, उसका रूलिंग टाइम खत्म हो गया, तो डायरेक्टरी रूल आया। और हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि किस तरह से डायरेक्टरी रूल एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट किया। और दिस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी रूल provided a pathway to emerge Napoleon। ओके,
सो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस. ही कंकर्ड मेनी नेबरिंग कंट्रीज, प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली ऑन द क्राउन. बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, नेबरिंग कंट्री को उसने कंकर्ड कर लिया, जीत लिया, और उनके ऊपर अपने फैमिली के मेंबर को राजा बना देता था. नेपोलियन ने आर्मी और यूरोप को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया. ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम. ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे नेपोलियन के. इनिशियली बहुत सारे लोग नेपोलियन को एज अ लिबरेटर की तरह वेलकम किया. ऑल ओवर यूरोप जहाँ भी नेपोलियन का शासन एस्टेब्लिश हुआ, रूल एस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पे पब्लिक जो है नेपोलियन को एज अ लिबरेटर, या हम यूँ कह सकते हैं हर्बिंगर ऑफ फ्रीडम, एज अ हर्बिंगर ऑफ फ्रीडम नेपोलियन को एक्सेप्ट किया जाने लगा, उसकी आर्मी को वेलकम किया जाने लगा. ठीक है, हु वुड बिंग फ्रीडम फॉर द पीपल बट सून. लेकिन जैसे ही जल्दी ही नेपोलियन की आर्मी जब जहाँ भी जाती थी वहाँ पे जो है अपना एक ऑटोक्रेटिक जो माइंडसेट है उसको सेटअप करना शुरू कर देती थी, लोगों के फ्रीडम को कर्टेल कर देती थी, लोगों का बिजनेस करना, आना जाना बाहर, और वे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, नेपोलियन की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे. उनके जो राइट्स थे, जो डेमोक्रेटिक राइट्स उनको दिए गए थे, वो सभी स्नैच कर लिए गए, छीन लिए गए, एबोलिश कर दिए गए. और जल्दी ही लोगों को जो है लगने लगा कि यह जो नेपोलियन की आर्मी है यह उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनके लिए नहीं है. ठीक है, और फाइनली, ठीक है ना, viewed everywhere as invading force, he was finally, नेपोलियन को फाइनली जो है 1815 के वाटरलू के वार में हरा दिया गया, और फिर फ्रांस से जो नेपोलियन का रेजिम है वो समाप्त हो गया. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी कैसी रही? लेगेसी का मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरे दुनिया पे कैसा असर हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा. द आइडिया ऑफ लिबर्टी, ओके, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. यानी पूरी दुनिया में आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, डेमोक्रेटिक राइट्स की जो है डिस्कशन किया जाने लगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाने लगा, डिमांड किया जाने लगा. दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम वेयर एबोलिश्ड. लेटर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री में हुआ. इंडिया की अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरी जो हैं इन्होंने लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड करी. उनमें से जैसे राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान लोग थे कुछ लोग. ठीक है, तो ये जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन की लिबर्टी रही है. मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारा जो फ्रेंच रिवोल्यूशन चैप्टर है वो समाप्त होता है. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह पसंद आया होगा. ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ.